आज के इस लीगल वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत आने वाले दुष्प्रेरण अर्थात अबेटमेंट नामक अध्याय का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि दुष्प्रेरण के कानून की व्याख्या कीजिए, अथवा अपराध का दुष्प्रेरण कितने प्रकार से किया जा सकता है तथा दुष्प्रेरण संबंधी सामान्य नियमों की विवेचना कीजिए, अथवा दुष्प्रेरक किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दुष्प्रेरक कब माना जाता है। इसमें एक प्रॉब्लम भी पूछी जाती है। समस्या ए बी को सी की हत्या करने के लिए उकसाता है, बी मना कर देता है, ए ने क्या अपराध किया। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले दुष्प्रेरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 107 उन कारणों के बारे में बताती है जिनसे दुष्प्रेरण होता है। धारा 107 के अनुसार दुष्प्रेरण का अपराध 3 तरीके से हो सकता है। नंबर 1, उकसाने के द्वारा दुष्प्रेरण। नंबर 2, षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण। नंबर 3, शास्य सहायता द्वारा दुष्प्रेरण। नंबर 1 पे है उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण। इसे देख लेते हैं। धारा 107 के उपखंड 1 के अनुसार किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए उकसाना दुष्प्रेरण कहलाता है। किसी अपराध के लिए उकसाना तब कहा जाता है जब किसी व्यक्ति से कोई अपराध करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, भड़काया जाए या उत्तेजित किया जाए। इसमें अगला पॉइंट आता है मात्र सलाह दुष्प्रेरण नहीं है। जैसे ए बी से कहता है कि मैं सी को मार डालना चाहता हूँ, इस पर बी कहता है कि जो चाहो सो करो और उसका परिणाम भोगो। यहाँ पर बी ने जो कुछ कहा मात्र सलाह है, दुष्प्रेरण नहीं है। परंतु यदि सलाह में सक्रिय सुझाव दिया जाता है तो वहाँ दुष्प्रेरण हो जाता है। जैसे ए मकान मालिक और बी उसका किराएदार है, दोनों में झगड़ा हो रहा है। इसी बीच सी आता है और कहता है कि किराएदार पीटने लायक होते हैं और ए बी को पीटना शुरू कर देता है। यहाँ सी की सलाह सक्रिय सुझाव धारण कर लेता है, अतः दुष्प्रेरण का गठन हो गया। सी बी को चोट पहुँचाने के दुष्प्रेरण के लिए दोषी है। अगला पॉइंट है पत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण। पत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण हो सकता है। इसमें वाद आया था शिवदयाल। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धारण किया कि पत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण का अपराध तब पूरा होगा जब पत्र दुष्प्रेरित व्यक्ति के ज्ञान में आ जाता है। एक अगला वाद आया था रैनफोर्ड। इस मामले में यह धारण किया गया कि यदि पत्र दुष्प्रेरित व्यक्ति के ज्ञान में नहीं आता है, अर्थात पत्र बीच रास्ते में कहीं खो जाता है या दुष्प्रेरित व्यक्ति पत्र तो पा जाता है परंतु पत्र को पढ़ता नहीं है, उसको दराज में रख देता है, तो वह उस अपराध के दुष्प्रेरण के लिए दोषी न होकर के उस अपराध के दुष्प्रेरण के प्रयत्न के लिए दोषी होगा। अगला पॉइंट है निवेदन करना भी उकसाना हो सकता है। किसी कार्य को करने के लिए निवेदन मात्र ही उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण का गठन कर सकता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। ए एक लोक सेवक से रिश्वत देने की प्रतिस्थापना करता है। यहाँ चाहे भले ही लोक सेवक ने रिश्वत लेना अस्वीकार कर दिया हो, फिर भी ए का कार्य उकसाने के द्वारा दुष्प्रेरण माना जाएगा। अगला पॉइंट है जानबूझकर किया गया मिथ्या व्यपदेशन। वह व्यक्ति जो किसी बात को प्रकट करने के लिए आबद्ध है, प्रकट नहीं करता है, छिपाता है या मिथ्या व्यपदेशन करता है, दुष्प्रेरण करता है, परंतु कार्य दुष्प्रेरण के अंतर्गत तभी आएगा जब किया गया कार्य अपराध हो। नंबर 2 पे आता है षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण। धारा 107 के उपधारा 2 यह उपबंध करती है कि कोई व्यक्ति षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण
तब करता है जब नंबर 1, दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्रित हों। नंबर 2, वे किसी कार्य के लिए एकत्र हों। नंबर 3, ऐसा कार्य षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया हो। नंबर 4, ऐसे षड्यंत्र के फलस्वरूप कोई कार्य या लोप घटित हो जाए। धारा 107 के दूसरे उपखंड में उत्तरदायित्व का जन्म केवल इस बात पर नहीं होता कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर कोई योजना बनाई थी। यह आवश्यक है कि षड्यंत्र के अनुसरण में कार्य या लोप किया जाए। इसके अंतर्गत तीसरा पॉइंट आता है सहायता द्वारा दुष्प्रेरण। धारा 107 की उपधारा 3 तथा स्पष्टीकरण 2 सहायता द्वारा दुष्प्रेरण के बारे में उपबंध करती है। सहायता द्वारा दुष्प्रेरण 3 प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1, कोई कार्य करके। नंबर 2, लोप करके। नंबर 3, कार्य को आसान बनाकर। नंबर 1 पे दिया गया है कार्य करके, इसे देख लेते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करके अपराध में सहायता पहुंचाता है तो उसे कार्य करके सहायता द्वारा दुष्प्रेरण कहा जाता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। 5 व्यक्ति डकैती डालने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में ए मिलता है, वह भी डकैतों के साथ डकैती डालने के लिए चल देता है। यहाँ ए का कार्य करके सहायता द्वारा दुष्प्रेरण की श्रेणी में माना जाएगा। नंबर 2 पे है अवैध लोभ द्वारा। जब किसी व्यक्ति का कोई कार्य करने के लिए विधिक कर्तव्य होता है परंतु उस कार्य को करने की बजाय अवैध लोभ करता है तो वह धारा 107 की उपधारा 3 के अधीन अवैध लोभ द्वारा दुष्प्रेरण का दोषी होगा। इसका उदाहरण देख लेते हैं। ए पुलिस कांस्टेबल जो यह जानता था कि अभियुक्त को संस्वीकृति करने के लिए प्रताड़ित किया जाएगा वहां से उठकर चला गया। यहाँ पुलिस कांस्टेबल ने अवैध लोभ द्वारा दुष्प्रेरण किया। नंबर 3 पे आता है कार्य को आसान बनाकर। धारा 107 का है कि जो स्पष्टीकरण 2 यह उपबंध करता है कि कोई व्यक्ति कोई कार्य किए जाने के पहले या किए जाने के समय कोई कार्य आसान बनाने के लिए करता है या किसी कार्य को आसान बनाता है तो यह कहा जाता है कि वह कार्य को आसान बनाकर सहायता करता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। ए ने अपने दोस्त बी को इस आशय से अपने घर पर आमंत्रित किया कि सी बी की हत्या कर सके। जब बी ए के घर आया तो सी ने बी की हत्या कर दी। यहाँ ए ने बी की हत्या को आसान बनाकर सहायता प्रदान की, परंतु अपराध किए जाने में सहायता पहुंचाने का आशय होना आवश्यक है। यदि सहायता प्रदान करने वाले व्यक्ति को यह नहीं ज्ञात था कि जिस कार्य को वह सहायता प्रदान कर रहा है वह स्वतः एक अपराध है तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह साक्ष्य उस कार्य को किए जाने में सहायता कर रहा है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। ए, बी तथा सी 3 मित्र हैं। ए तथा बी में मतभेद हो जाता है। ए बी को मार डालने का निश्चय कर लेता है। ए एक बहाने से सी के घर जाता है तथा सी को प्रेरित करता है कि वह बी को अपने घर बुलाए। सी को इस बात का ज्ञान नहीं था कि ए बी को उसके घर आने पर मार डालेगा। बी सी के घर आता है और ए बी की हत्या कर देता है। यहाँ सी ने बी की हत्या को आसान बनाकर सहायता प्रदान की, परंतु सी बी की हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं होगा क्योंकि उसे इस तथ्य का ज्ञान नहीं था कि ए बी की हत्या कर देगा, इसलिए बी की हत्या के लिए सहायता करके दुष्प्रेरण के लिए दोषी नहीं होगा। इसमें एक वाद आया था जमुना सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह सामान्य नियम है कि दुष्प्रेरण के अपराध के लिए दुष्प्रेरित कार्य को किया जाना आवश्यक नहीं है। यह नियम उकसाने के द्वारा दुष्प्रेरण के मामले में पूर्णतः लागू होता है, परंतु यदि दुष्प्रेरण का अपराध आश्रित सहायता द्वारा किया गया हो तो जिस अपराध को करने के लिए ऐसी सहायता दी गई थी उस अपराध का किया जाना आवश्यक है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। मकान मालिक और नौकर के बीच झगड़ा हो जाता है। मकान मालिक नौकर को पीट देता है। अगले दिन नौकर दरवाज़ा और खिड़की इसलिए खुला छोड़ देता है कि
चोर घर में घुस जाएं और सामान चुराकर ले चले जाएं। यहाँ पर नौकर कार्य को आसान बनाकर सहमति द्वारा दुष्प्रेरण के लिए दोषी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ चोरी का अपराध नहीं हुआ। इसमें अगला पॉइंट दिया हुआ है दुष्प्रेरक, अबेटर, जिसे धारा 108 में बताया गया है। दुष्प्रेरक वे हैं जो किसी अपराध से और प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं। ये ऐसे अपराधी हैं जो अपराध करने के पहले अथवा अपराध करते समय मुख्य अपराधी को सलाह देते हैं, उत्प्रेरित करते हैं अथवा सहायता प्रदान करते हैं। अतः अपराध के पूर्ण हो जाने के पश्चात अपराधी को सहायता देने वाला उस अपराध के दुष्प्रेरक के रूप में दंडित नहीं किया जा सकता। इसे धारा 107 के स्पष्टीकरण 2 में बताया गया है। दुष्प्रेरण का अपराध निर्दोष व्यक्ति के माध्यम से किया जा सकता है। ऐसा निर्दोष माध्यम कोई शिशु अथवा चित्त विकृति व्यक्ति हो सकता है। यद्यपि ये लोग अपराध करने के सक्षम नहीं हैं, तथापि इनके माध्यम से अपराध करने वाला व्यक्ति अथवा दुष्प्रेरक दोषी होगा। दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी कोई व्यक्ति तभी होगा जब वह किसी अपराध करने के लिए दुष्प्रेरित करे। अगला पॉइंट है धारा 108 स्पष्टीकरण 1। किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा, चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध ना हो। इसका उदाहरण देख लेते हैं। प्राइवेट व्यक्ति ने किसी पुलिस अधिकारी को उस स्थान से हट जाने के लिए उकसाया जहां संज्ञेय अपराध होने वाला है, और उस अपराध का निवारण करना पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है। यहाँ पुलिस अधिकारी अवैध लोप का दोषी है, अतः पुलिस अधिकारी उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है जो उसकी अनुपस्थिति में हुआ है। प्राइवेट व्यक्ति ऐसे किसी अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि यह उसका कर्तव्य नहीं है कि वह इस अपराध के साथ हस्तक्षेप करे जो हो रहा है, तथापि वह पुलिस अधिकारी को अवैध लोप कारित करने के लिए दुष्प्रेरण का दोषी होगा, अतः वह दुष्प्रेरण के लिए उत्तरदायी होगा, यद्यपि उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध नहीं था। इसके अंदर अगला पॉइंट आता है धारा 108 का स्पष्टीकरण 2। दुष्प्रेरण का अपराध घटित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपराध घटित होने के लिए अपेक्षित कार्य कारित हो। इसका दृष्टांत अर्थात उदाहरण देख लेते हैं। ए बी को सी की हत्या करने के लिए उकसाता है। बी ऐसी उकसाहट के अनुसरण में सी को चाकू भोंक देता है। सी का घाव अच्छा हो जाता है। यद्यपि ए के दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप अपेक्षित प्रभाव अर्थात सी की हत्या कारित नहीं हुई, फिर भी ए हत्या करने के लिए बी को दुष्प्रेरित करने का दोषी है। अगला पॉइंट दिया गया है धारा 108 का स्पष्टीकरण 3। दुष्प्रेरण का अपराध निर्दोष माध्यम से भी किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने में सक्षम हो। यह भी आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति को वही दोषपूर्ण ज्ञान या आशय हो जो दुष्प्रेरक को होता है। इसका दृष्टांत अर्थात उदाहरण देख लेते हैं। ए बी को एक निवास गृह में आग लगाने के लिए उकसाता है। बी चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप उस कार्य की प्रकृति या जो कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल जानने में असमर्थ होने के कारण ए के उकसाने के परिणाम स्वरूप से उस गृह में आग लगा देता है। बी ने कोई अपराध नहीं किया, किंतु ए निवास गृह में आग लगाने के दुष्प्रेरण के लिए दोषी होगा। अगला पॉइंट दिया गया है धारा 108 का स्पष्टीकरण 4। चूंकि अपराध का दुष्प्रेरण स्वयं एक अपराध है, अतः ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। ए बी को डी की हत्या करने के लिए उकसाता है। इसके पश्चात बी सी को डी की हत्या करने के लिए उकसाता है। बी के उकसाने के परिणाम स्वरूप की हत्या कर देता है। बी अपने अपराध के दुष्प्रेरण के लिए हत्या के दंड से दंडनीय है और ए ने उस अपराध को करने के लिए बी को उकसाया, इसलिए ए भी उसी दंड से दंडनीय है। अगला पॉइंट है धारा 108 का स्पष्टीकरण 5। षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण में यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक अपराधकर्ता के साथ मिलकर कोई योजना बनाए,
यह पर्याप्त है कि वह उस षड्यंत्र में शामिल हो जिसके अनुसरण में अपराध किया जाता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। सी को विष देने के लिए ए एक योजना बी से मिलकर बनाते हैं। यह सहमति हो जाती है कि ए विष देगा। बी इस योजना को डी को समझा देता है कि कोई तीसरा व्यक्ति विष देगा, किंतु ए का नाम नहीं लेता है। डी विष लाने के लिए सहमत हो जाता है और विष लाकर बी को दे देता है। ए विष देता है, परिणाम स्वरूप सी की मृत्यु हो जाती है। यहाँ यद्यपि ए और डी ने मिलकर षड्यंत्र नहीं रचा है, तो भी उस षड्यंत्र में सम्मिलित रहा है जिसके अनुसरण में सी की मृत्यु हुई है। इसलिए डी ने भी इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। अगला पॉइंट आता है दुष्प्रेरक का दायित्व। जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है, इसे धारा 111 में बताया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 111 के अनुसार जब किसी एक कार्य को दुष्प्रेरण किया जाता है और उससे भिन्न कोई कार्य किया जाता है, तब दुष्प्रेरक उस भिन्न कार्य के लिए उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन होगा मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया हो, परंतु यह तब जबकि किया गया भिन्न कार्य दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम था। इसके अगला पॉइंट है इसके आवश्यक तत्व देख लेते हैं। धारा 111 का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित आवश्यक तथ्य स्पष्ट होते हैं। नंबर 1, दुष्प्रेरक द्वारा किसी कृत्य का दुष्प्रेरण किया गया हो। नंबर 2, दुष्प्रेरित व्यक्ति ने ऐसे कृत्य से भिन्न कोई कृत्य कारित किया हो। नंबर 3, किया गया कृत्य नंबर 1 दुष्प्रेरण का संभाव्य परिणाम था। नंबर 2, दुष्प्रेरण गठित करने वाले अपराध उकसावे, सहायता या षड्यंत्र के प्रभाव में कारित किया गया हो। उपरोक्त अपेक्षाओं से संतुष्ट हो जाने पर दुष्प्रेरक वे भिन्न कृत्य के लिए उसी ढंग से और उसी सीमा तक उत्तरदायी होगा मानो कि उसने प्रत्यक्षतः भिन्न कार्यों का ही दुष्प्रेरण किया हो। इसका उदाहरण देख लेते हैं। ए बी को उकसाता है कि सी के निवास गृह में लूट के लिए मध्य रात्रि में गृह भेदन करे। ए इस प्रयोजन हेतु बी को हथियार भी देता है। बी सी के गृह में गृह भेदन करता है। सी का नौकर गृह भेदन का विरोध करता है। बी सी के नौकर की हत्या कर देता है। यहाँ ए हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दायी होगा क्योंकि हत्या लूट के अपराध का अधिसंभव परिणाम है। इसमें एक अगला उदाहरण दिया गया है। ए बी को उकसाता है कि वह सी के घर में आग लगा दे। बी उकसाहट के अनुसरण में सी के घर में आग लगा देता है। वह साथ ही साथ सी की संपत्ति भी चुरा लेता है। यहाँ पर ए अग्नि द्वारा रिष्टि के दुष्प्रेरण के लिए दोषी होगा, किंतु ए चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं होगा क्योंकि चोरी बिल्कुल एक भिन्न कृत्य है। अग्नि द्वारा रिष्टि का चोरी अधिसंभाव्य परिणाम नहीं है। अगला पॉइंट रखा है दुष्प्रेरक को दंड। भारतीय दंड संहिता की धारा 109, धारा 115 एवं धारा 116 दुष्प्रेरक के दंड के बारे में प्रावधान करती है। दुष्प्रेरण के अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य को किया जाए, परंतु यदि दुष्प्रेरित कार्य कर दिया जाता है तो धारा 109 लागू होगी। धारा 109 के अनुसार दुष्प्रेरक को वही दंड दिया जाएगा जो मुख्य अपराधी को दंड दिया जाएगा। जहां दुष्प्रेरक के दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप अपराध घटित नहीं होता है, वहां धारा 115 या धारा 116 लागू होती है। धारा 115 को देख लेते हैं। धारा 115 को लागू होने के लिए निम्नलिखित शर्तों की संतुष्टि आवश्यक है। नंबर 1, दुष्प्रेरक द्वारा मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण किया गया हो। नंबर 2, दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दुष्प्रेरित अपराध न कारित हुआ हो। नंबर 3, ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के संबंध में संहिता में कोई उपबंध ना हो। नंबर 4, जहाँ दुष्प्रेरक के दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप अपराध घटित नहीं होता है, वहाँ दुष्प्रेरक को 7 वर्ष तक के कारावास तथा अर्थदंड या दोनों से दंडनीय होगा। नंबर 5,
यदि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप अपेक्षित प्रभाव घटित नहीं होता है, अर्थात दुष्प्रेरित व्यक्ति हत्या के बदले में साधारणतः उपपत्ति या गुरुपत्ति कारित कर देता है, तो दुष्प्रेरक को 14 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। अगला पॉइंट है समस्या भी बहुत पूछी जाती है, इसे देख लेते हैं। ए बी को सी की हत्या करने के लिए उकसाता है। ए निम्नलिखित मामलों में ए का दंडिक दायित्व निर्धारित कीजिए। नंबर 1, जबकि बी उकसावे में आकर सी को मार डालता है। नंबर 2, जबकि बी उकसावे में आकर सी को उपपत्ति कारित कर देता है। नंबर 3, जबकि बी उकसावे में नहीं आता है तथा सी की मृत्यु कारित करने या उसे अन्य अपहानि कारित करने से मना कर देता है। इसका हल देख लेते हैं। उपरोक्त तीनों ही मामलों में ए हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दोषी होगा। हल नंबर 1 देख लेते हैं। एक बिंदु, सफल दुष्प्रेरण के मामले में धारा 109 लागू होगी और धारा 109 के अनुसार जो दंड मुख्य अपराधी को दिया गया है वही दंड दुष्प्रेरक को भी दिया जाएगा। अर्थात प्रथम मामले में दुष्प्रेरित व्यक्ति को या मुख्य अपराधी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास का दंड दिया जाएगा, अतः यही दंड दुष्प्रेरक को भी दिया जाएगा। हल नंबर 2 है, दूसरे मामले में दुष्प्रेरक के दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप अपेक्षित प्रभाव घटित नहीं होता है और ऐसे अपराध के बारे में दुष्प्रेरण किया गया है जिसमें मृत्यु या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है, अतः यहाँ धारा 115 लागू होगी। धारा 115 के द्वितीय खंड के अनुसार दुष्प्रेरक को 14 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा। हल नंबर 3 देख लेते हैं। तीसरे मामले में दुष्प्रेरक के दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप अपराध घटित नहीं होता है, अर्थात दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने से इनकार कर देता है, तो इस मामले में भी धारा 115 लागू होगी और धारा 115 के प्रथम खंड के अनुसार दुष्प्रेरक को 7 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा। अगला पॉइंट है धारा 116, इसे देख लेते हैं। धारा 116 को लागू होने के लिए निम्नलिखित शर्तों की संतुष्टि आवश्यक है। नंबर 1, दुष्प्रेरक द्वारा कारावास से दंडित अपराध करने का दुष्प्रेरण किया गया हो। नंबर 2, दुष्प्रेरक के दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप अपराध घटित ना हुआ हो। नंबर 3, ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के संबंध में संहिता में कोई स्पष्ट उपबंध ना हो। नंबर 4, दुष्प्रेरक ने जिस अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण किया है उस अपराध के लिए अधिकतम दंड का 1/4 से दंडित किया जाएगा। यदि दुष्प्रेरक लोक सेवक है जिसका काम अपराध को रोकना है, तो ऐसे लोक सेवक ने जिस अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण किया है उस अपराध के अधिकतम दंड के आधे दंड से दंडित किया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।